हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि, जिसमें हम चैप्टर नंबर 27 यानी कि कल्याण करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, एक मैंने नई बुक स्टार्ट करनी है मुझे, ठीक है, जो कि आपकी घटना चक्र की है, दृष्टि 2021 की है, जो आपकी कब से कब तक है, सितंबर 2020 से लेकर 2021 तक की करंट अफेयर्स है गाइज। 10 हमारी कोशिश आएगी 10 से 12 दिन में इस बुक को कंप्लीट करना है गाइज। जिसे भी इस बुक को पढ़ना है वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है दोस्तों। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, जो हमारा सिलेबस है अभी का, जो हम भारत दृष्टि कर रहे हैं, उसमें जो है देखिए, आप चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने करना स्टार्ट किया है गाइज। सारे चैप्टर हमने करे हैं, कोई भी स्किप नहीं किया है। उसके बाद हम जो है आज चैप्टर नंबर जो है 27 करेंगे, जो कि है कल्याण। फिर 28 29 और हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा सारा इस बुक का हिसाब किताब। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो है आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वर्ष 1985-86 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय को दो भागों में बंटवारा, मतलब जो को बांटकर महिला और बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग बना दिया गया। और साथ ही तत्कालीन कल्याण मंत्रालय का जो गठन करने के लिए अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, आदिवासी विकास प्रभाग, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को गृह मंत्रालय से तथा वक्फ प्रभाव को विधि मंत्रालय से हटा दिया गया। तो इसके अलावा मंत्रालय का नाम बदलकर मई 1998 में सामाजिक न्याय और क्या है, अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया। आगे लिखा है इसमें, अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण। तो कैसे अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित दो कानून विशेष रूप से इसे रोकने के उद्देश्य से बनाए गए। एक तो आपका है छुआछूत, और दूसरा लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध जो है अत्याचार। तो यहाँ लिखा है नागरिक अधिकारों का संरक्षण। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 का पालन करते हुए छुआछूत यानी कि छुआछूत अपराध कानून 1955 बनाया गया है। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया वर्ष 1976 में, इसे नया नाम नागरिकता अधिकार संरक्षण कानून 1955 दिया गया। तो इस कानून के अंतर्गत नियमों यानी नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को वर्ष 1977 में अधिसूचित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम कानून। तो गाइस, यहाँ है जो आपका ये कानून है 1989 को वर्ष 1990 में लागू किया गया। मतलब ये जो कानून देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम कानून 1989 को कब किया गया लागू, 1990 में, 1990 में लागू किया गया। तो यहाँ पे लिखा है कि इस कानून का जो उद्देश्य है वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजातियों के अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा अपराधों को रोकना था। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे लिखा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लैंगिक समानता की स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को मापने हेतु बनाया गया सूचकांक है, जो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। नवीनतम सूचकांक 30 मार्च 2021 को जारी किया जाएगा। फिर लिखा इस सूचकांक का जो उद्देश्य है क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल को मापन करना है। ठीक है, यह सूचकांक जो है 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल परीक्षण के आधार पर जारी किया जाता है। और ये 4 क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आर्थिक भागीदारी और अवसर यानी कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड क्या अपॉर्चुनिटी। दूसरा आपके एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि आपका शैक्षणिक उपलब्धियाँ। फिर आपका है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता यानी कि हेल्थ एंड सर्वाइवल। फिर आपका है राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये सूचकांक जो है 0 से लेकर 1 स्कोर के मध्य जो है विस्तारित है, जिसमें 0 यानी कि 0 जो है उसका अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक असमानता। ठीक है, और 1 का है लैंगिक असमानता पूरी तरह से।
चलिए यहाँ पे लिखा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में कुल 156 देशों को शामिल किया गया है और 2020 में कितने देश थे 153। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में जो शीर्ष 5 देश हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका आइसलैंड, सेकंड नंबर पे आता है आपका फिनलैंड, देन नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। तो गाइस बहुत सारे तो इसमें आपको यूरोप के ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब लिखा है भारत की स्थिति। तो लिखा है कुल 156 देशों के सूचकांक में इस वर्ष जो है भारत जो है इस 140वें स्थान पे है, मतलब हम बहुत ही ज़्यादा क्या है पीछे हैं। ठीक है, जबकि 2020 की अगर हम बात करें तो फिर भी अच्छा था गाइस, 112वें स्थान पे हम थे। ठीक है, सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत में जो है मतलब भारत की जो रैंकिंग है उसको देखा जाए तो इसमें लिखा है आर्थिक भागीदारी और अवसर में भारत कौन से स्थान पे है 156 में से हम हैं 151वें स्थान पे। ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धियों में हम 114 पे हैं और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में देखा जाए तो हम 155 पे हैं, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। ठीक है, और फिर यहाँ लिखा है राजनीतिक सशक्तिकरण, तो इसमें थोड़ा भी ठीक है, हम 51 पे हैं, वे स्थान पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जनजातीय टीबी पहल। तो लिखा है टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च। कब, 26 मार्च 2021 की बात है। 177 जनजातीय जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में पहचाना गया है, जहां दूरी, कुपोषण, जीवन की बदतर स्थिति और जागरूकता की कमी के कारण लोग टीबी के अधिक शिकार हो रहे हैं। फिर आपका लिखा है से संयुक्त योजना 18 चिन्हित राज्यों के 161 जिलों पर क्या है ध्यान केंद्रित करेगी। फिर इस वर्ष विश्व टीबी दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर के बडगांव जिले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या है, राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1990 में संविधान के आर्टिकल 338 के अंतर्गत की गई थी। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा 2003 के बाद दो भागों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में से विभाजित कर दिया गया। मतलब पहले एक था, फिर बाद में दोनों को अलग कर दिया गया। फिर लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, निगरानी और उसके कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है ये, मतलब ये जो आयोग है। अब लिखा है शैक्षणिक सशक्तिकरण, यानी कि बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। तो ये जो है केंद्र प्रायोजित योजना भी है जिसे सरकार मतलब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रशासन ने लागू किया है। तो इस योजना की शुरुआत होती है 1977-78 में और इसके अंतर्गत जो लक्षित समूह है यानी मैला ढोने वाले या पशुओं की खाल को संसाधित करने वाले, चमड़ा उतारने वाले और कचरा उठाने वालों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अब लिखा है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति। तो ये जो योजना है 2012 में स्टार्ट होती है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना के अंतर्गत संबद्ध देनदारी से अधिक और उससे ऊपर खर्च के लिए सरकार ने जो है 100% सहायता मिलती है सरकार से। फिर इसमें लिखा है संबंधित राज्य सरकार और जो है केंद्र शासित प्रशासनों की 1 वर्ष के लिए प्रतिबद्ध देनदारी पिछले 5 वर्षों की योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत वास्तव में किए गए व्यय के बराबर होगी। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है दोस्तों अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप। तो इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को MLIF, PhD और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक संस्थानों में उसके अनुसंधान डिग्री के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। तो योजना को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC प्रमुख एजेंसी है और अनुसूचित जातियों के छात्रों को करीब 2000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप है जो आपका JRF है वो दी जाती है। ठीक है, JRF दी जाती है। फिर लिखा है विशेष केंद्रीय सहायता। तो अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना एक विशेष केंद्रीय सहायता योजना है जो कब शुरू होती है 1980 में होती है। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए एक योज्य के रूप में 100% अनुदान दिया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए क्या है परिवारोन्मुखी
योजना को प्रेरित करना है। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 की अब बात करते हैं। तो इसमें लिखा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा मतलब यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास संसाधन नेटवर्क द्वारा मार्च 2021 को 9वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है जारी की गई। तो इस रिपोर्ट में कितने देश हैं गाइस? इसमें है 149 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर पर क्या रैंकिंग दी गई है। तो इसमें क्या है, तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका विगत वर्ष भी की भांति भी जो है फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देश की सूची में आता है और इसका जो स्कोर है वो है 7.842 अंक के साथ ही शीर्ष पे मतलब फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड, देन आपका है डेनमार्क, फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका स्विट्जरलैंड, फोर्थ नंबर पे आता है आपका आइसलैंड, देन आता है आपका नीदरलैंड। गाइस ये भी हम कहाँ पे पहुँचे हैं अभी, इसमें भी अधिकतर जो देश है वो यूरोप के ही हैं। तो इस रिपोर्ट में जो है अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश घोषित किया गया है। कौन सा? अफगानिस्तान। तो इसकी रैंकिंग कितनी है? 149 है। ठीक है, और इसमें उल्लेखनीय है कि 10 देशों में कोई भी एशिया का देश नहीं है। अगर हम बात करें यूएसए की रैंकिंग तो वो आती है आपकी 19, और अगर हम बात करते हैं भारत की तो इसमें क्या है, ये संतोषजनक नहीं कही जा सकती इसकी रैंकिंग है 139, यानी इसका अंक है 3.819, यानी कि बहुत ही कम। टोटल कितनी कंट्रीज हैं गाइस एक बार फिर से देखते हैं। तो ये है आपकी कंट्रीज 149 और भारत आता है 139, यानी कि कुछ 10 देश बस इसके बाद हैं, बाकी तो हम बहुत ही पीछे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो यहाँ लिखा है, देखिए 17 जून 2021 को प्रकाशित 15वीं शैक्षणिक शांति सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के परिणाम दर्शाते हैं कि विगत एक वर्ष के दौरान विश्व में शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। पूरे विश्व की बात हो रही है गाइस यहाँ पे। अब सूचकांक में क्या है, वैश्विक शांति सूचकांक की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई उद्यमी स्टीव किलेलिया के द्वारा 2007 में की गई, जिसका पहला संस्करण 2009 में जारी किया गया। और ये सूचकांक प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वाधिक शांतिमय 5 देश कौन कौन से हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए स्कोर भी लिख रखा है, साथ में इनकी रैंकिंग भी लिख रखी है। और यहाँ पे है सबसे फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, देन न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल एंड स्लोवेनिया। ठीक है, तो अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत देश है, यानी कि 163वें स्थान पे आता है। और अगर हम भारत की बात करें तो गाइस हम भी हमने तीर नहीं मारी, हम भी 135वें स्थान पे आते हैं 2.553 स्कोर के साथ। देखिए अब नेक्स्ट हमारा है अनुसूचित जाति विकास निगम की बात करते हैं यहाँ पे। तो अनुसूचित जाति विकास निगम के इक्विटी शेयर में हिस्सेदार बनने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना 49:51 के अनुपात में, यानी कि केंद्र का होगा कितना अनुपात, मतलब कितना है आपका हिस्सा 49 का और जो आपका राज्य का है वो 51। तो वर्ष 1979 में शुरू की गई। इस समय क्या आपका लिखा है, देखिए लिखा है SCDC जो है 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है। और SCDC का मुख्य कार्य क्या है, अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजना के लिए क्या करना, प्रेरित, और ऋण सहायता के लिए योजनाओं को वित्तीय संस्थानों के लिए प्रायोजित करना, और कम ब्याज दर और सब्सिडी पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। तो जो ये है इसकी जो स्थापना है कंपनी कानून 2013 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कब हुई थी, फरवरी 1989 में की गई थी। ठीक है, पूर्व में कंपनी कानून कौन सा था, 1959 अनुच्छेद 25। अब लिखा है दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वर्ष 2012 में दिव्यांग मामलों का एक अलग विभाग बनाया गया। ये विभाग दिव्यांगता और दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों के लिए एक क्या है, शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। और साथ ही विभिन्न साझेदारों, संबंध केंद्रीय मंत्रालय और राज्य केंद्र शासित राज्यों NGO आदि के साथ दिव्यांगता से जुड़े मामले में प्रभावी निकट सहयोग
जो है बनाकर रखता है। तो लिखा है यहाँ नेक्स्ट कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ लोग जो है दिव्यांग थे, जो कुल आबादी का कितना है 2.21% है। अब लिखा है यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान, तो इसमें लिखा है संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार क्या करता है, प्रदान करता है, और कुछ जो मौलिक अधिकार होते हैं वो गैर नागरिकों के लिए भी होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इसमें शामिल है क्या, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार एंड संवैधानिक उपायों का अधिकार। ठीक है, आगे लिखा है कि संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि DPSPs को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। गैर नागरिक होने के बावजूद इन्हें देश के शासन में मौलिक सिद्धांत घोषित किया गया है और ये सिद्धांत जो आपका है राज्य नीति के लिए अनिवार्य है। तो वास्तव में इसकी जो प्रकृति है वो निर्देश देने संबंधी है और जो भविष्य में विधानमंडलों और कार्यकारिणी शक्तियों को उसके मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए हैं। ये तब आप DPSP में और जो पढ़ चुके होंगे। तो इसमें लिखा अनुच्छेद जो आपका है 243G की जो 11वीं अनुसूची है और आर्टिकल 243W की 12वीं अनुसूची जो कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना के कार्यान्वयन के संबंध में क्रमशः पंचायतों और नगर निगम के अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़ी है। तो गाइस ये जब आपने पंचायती राज पॉलिटी में पढ़ा होगा या नगर निगम तब पढ़ा होगा इसे। तो इसमें समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच दिव्यांगों के कल्याण और हितों की रक्षा शामिल है। तो गाइस यहाँ लिखा है दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने का। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने का विभाग ने देश भर में क्या है सुगम्य पुलिस स्टेशन, सुगम्य अस्पताल, सुगम्य पर्यटन का सृजन करने के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। ठीक है, फिर लिखा है दिव्यांग व्यक्ति, तो दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 2T में 40% कम की किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करने के रूप में क्या है परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए दिव्यांगता क्या होता है, नेत्रहीनता, कम दिखाई देना, उपचारित कुष्ठ रोग, फिर है सुनने में परेशानी है, लोकोमोटर दिव्यांगता है, आपका मानसिक बीमारी हो गई, मंदबुद्धि हो गया, फिर है ऑटिज्म हो गया, आपका सेरिब्रल पाल्सी अथवा इसमें लिखा है च और छ और जा और झा के कोई 2 या अधिक का मिश्रण हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। आइए देखें क्या लिखा है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून और अधिनियम। तो विस्तृत कानून जिसे दिव्यांगता वाले व्यक्ति समान अवसर अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम नाम दिया गया है और ये 1995 में बनाया गया था और फरवरी 1996 में इसे लागू किया। फिर लिखा है ऑटिज्म, सेरिब्रल प्लासी, मंद बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास बहु दिव्यांगता कानून 1999 के अंतर्गत एक क्या है वैधानिक संगठन है। न्यास का मुख्य उद्देश्य से दिव्यांग व्यक्ति को अधिकार संपन्न बनाना है ताकि जहाँ तक संभव हो सके वे पूर्ण रूप से क्या है स्वतंत्र जीवन जी सके। तो गाइस नेक्स्ट हमारा है पूर्णवास परिषद। तो इसमें लिखा भारतीय पूर्णवास परिषद क्या है, एक वैधानिक संस्थान है और इसकी स्थापना भारतीय पूर्णवास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई है। तो परिषद पुनर्वास। तो लिखा है परिषद जो है पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो है पेशेवरों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों की क्या है को नियंत्रित करने के लिए क्या है जिम्मेदार। फिर लिखा है राष्ट्रीय संस्थान। तो दिव्यांग आबादी का बहुआयामी समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए दिव्यांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान और शीर्ष स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। पहला इसमें लिखा है राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान देहरादून, दूसरा है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप कोलकाता, फिर है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, मानसिक रोगी के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे सिकंदराबाद में, और फिर है राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक में है, और शारीरिक विकलांगता संस्थान जो आपका नई दिल्ली में है। फिर है विविध विकलांगता वाले रोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई। ठीक है, भारत की क्रमिक अंग निर्माण निगम जो कानपुर सार्वजनिक क्षेत्र की एक संस्थान है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपक्रम बनाने के लिए में क्या है कार्य में लगी हुई है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पांच संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल,
नगर गुवाहाटी में स्थित है। फिर यहाँ लिखा है आर्थिक विकास, तो राष्ट्रीय विकलांगता वित्त और विकास निगम एक शीर्ष स्तर का वित्तीय संस्थान है जो दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधाएं देता है। फिर नेक्स्ट है जनजातीय मामले, तो अनुसूचित जातियों के विकास की अगर हम बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय का जो गठन है वर्ष 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद किया गया। तो इसका उद्देश्य समाज की सबसे शोषित अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास पर एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अधिक ध्यान देना है। तो नेक्स्ट इसमें गाइस क्या लिखा है, आइए देखते हैं। लिखा है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, तो भूमि हस्तांतरण तथा अन्य सामाजिक मुद्दे के संबंध में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब इसमें लिखा है, तो गाइस ये आपको कहाँ मिलेगा, पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। संविधान के आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची अनुसूचित इलाकों को ऐसे इलाकों के रूप में परिभाषित करती है जिसमें राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके साथ विचार विमर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित इलाकों के रूप में उस क्षेत्र को क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। फिर लिखा है संविधान के आर्टिकल 244(2) के अंतर्गत 6ठी अनुसूची का संबंध किस किस राज्य से है गाइस, तो एक है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम राज्य से है। बाकी जो आपका आता है 5वीं अनुसूची में आ जाते हैं, लेकिन 6ठी अनुसूची में आपको ये 4 राज्य मिलेंगे। तो इस राज्यों में तो इसमें क्या है, जिनमें क्या है जनजातीय इलाकों के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे इलाकों के लिए जिला परिषदें या क्षेत्रीय परिषदें क्या है प्रदान की गई हैं। तो कैसे एक बॉक्स ऊपर है उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। तो इसमें लिखा है जनजातीय सहयोग अनामय, ठीक है। तो इसमें लिखा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ। फिर अनामय भारत के आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए की गई क्या एक हितकारक पहल है। ये पहल क्या पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आपका है अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया। तो इसमें लिखा आर्टिकल 366(25) के अंतर्गत भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को ऐसी जनजाति अथवा जनजातीय समूह या ऐसी जनजाति के भीतर के समूह के हिस्से अथवा जनजातीय समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजाति का अनुच्छेद 342 के अंतर्गत माना गया है। तो इसमें लिखा है अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट मामलों में अपनाई जाने वाली क्या है प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो आर्टिकल 342(1) के मामले में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां ये राज्य हैं के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करने के बाद जनजातीय और जनजातीय समूहों और उनके कुछ हिस्सों को अनुसूचित जातियों के रूप में क्या है अधिसूचित कर सकते हैं। तो ये जनजातीय समूह अथवा उसके एक हिस्से को संवैधानिक दर्जा देता है और जिसमें संविधान में इन समुदायों को इसके संबद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 342(1) के मामले में केवल ऐसे समुदाय जिन्हें एक आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से घोषित किया गया है जिन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सूची में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन संसद के कानून यानी कि आर्टिकल 342(2) के जरिए किया जाएगा। तो संसद अनुसूचित जातियों किसी भी जाति जनजातीय समुदाय और उसके किसी भी भाग को कानून द्वारा सूची में शामिल कर सकती है और निकाल सकती है। संसद के पास ये अधिकार है। तो इसमें लिखा है जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करना और हटाना। तो किसी विशेष राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों का पहला विनिर्देश संबद्ध राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रपति का अधिसूचित आदेश होता है। ठीक है, तो जो है अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट करने के लिए आमतौर से अपनाए जाने वाले जो मानदंड हैं क्या प्रारंभिक लक्ष्यों के संकेत, फिर विशेष संस्कृति, समुदाय के साथ संपर्क बनाने में संकोच और भौगोलिक रूप से अलग थलग यानी कि पिछड़ापन। ठीक है, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार 700 से अधिक जनजातियों
जनजातियां हैं, ठीक है। इसमें से अनेक एक से अधिक राज्य में व्याप्त हैं, ठीक है, जो देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। तो गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया। तो गाइस कौन कौन से हैं जिसमें कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, यानी कि ST नहीं मिलेगा आपको। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इसमें इन पांचों में नहीं मिलेगा। तो लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो वैसे इसकी स्थापना जो है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके नया अनुच्छेद जोड़ा गया है आपका 338A को शामिल करके, कब 2004 को किया गया था। फिर इसमें लिखा है आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, ठीक है, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार में सचिव का दर्जा दिया गया। फिर आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, अनुसूचित जातियों को प्रदान की गई सुरक्षा के संबंध में सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और सुरक्षा के कामकाज का मूल्यांकन करना है। अनुसूचित जातियों की सुरक्षा उन्हें अधिकारों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। अब आगे लिखा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पर विशेष ध्यान देने, उनके आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को 2 भागों में बांटा गया है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। कब? 2001 में। तो इसमें लिखा है NSTFDC को कंपनी कानून के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या है, लाइसेंस दिया गया। कंपनी जो लाभ कमाने के लिए नहीं होती है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है NSTFDC लक्षित समूह के कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। फिर लिखा है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि क्या लिखा है, ट्राइफेड। तो बहु राज्य सहकारी समिति कानून 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संस्थान के रूप में 1987 में ट्राइबल कोऑपरेटिव किसकी, आपकी ट्राइफेड की स्थापना की गई। फिर इसमें लिखा है कि बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 बनाने के बाद ट्राइफेड को इसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत मान लिया गया और ये कानून उसकी दूसरी अनुसूची में राष्ट्रीय सहकारी संस्थान के रूप में भी सूचीबद्ध है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्राइफेड की नियमावली में बहु राज्य सहकारी समिति के नियम में नई बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2000 के साथ गठित वर्ष 2002 के अनुरूप अप्रैल 2003 में संशोधन किया गया है। तो ट्राइफेड अब अपनी दुकान के जरिए जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग के विकास में लगा हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक और जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प, सत्यापन आदि, ठीक है। अब लिखा है वन बंधु कल्याण योजना। तो इसमें लिखा है गाइस, केंद्र सरकार ने परिणाम आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनजातीय आबादी के संपूर्ण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए वन बंधु कल्याण योजना यानी कि VKY की शुरुआत की है, ठीक है। तो VKY को एक रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया। फिर अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण, तो लिखा है दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग, आमतौर पर मंडल आयोग नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो VP मंडल की अध्यक्षता में आया था गाइज ये, ठीक है। इसका जो गठन है कब, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया। कब किया गया? 1980 में किया गया। और इस रिपोर्ट के आलोक में भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार के पदों में क्या है 27% का आरक्षण का प्रावधान रखा है, ठीक है। OBC कहलाते हैं। अब इसमें भारत सरकार ने यह आरक्षण वर्ष 1993 में केंद्र सरकार के प्रशासनिक पदों और सेवाओं के 27% रिक्त पदों पर दिया। फिर उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के पक्ष में सीधी भर्ती से भरा जाना था, ठीक है। अब लिखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, ठीक है। फिर लिखा है आपका DNT, क्या घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति लड़के लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना। तो गाइस यहाँ पे लिखा है ये योजना 2014-15 में शुरू की गई,
केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, और जिसे राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रशासकों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जरिए लागू किया गया, ठीक है। अब इस योजना का उद्देश्य उन DNT छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है जो SC, ST और OBC में शामिल नहीं है, ताकि वे सेकेंडरी और उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम। तो गाइस इसको लाभ नहीं कमाने वाली कंपनी के रूप में 1992 में शामिल किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है? पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना और इन वर्गों के गरीब तबके को कौशल विकास और स्वरोजगार उद्यम में सहायता करना है। तो ये सामाजिक न्यास अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का क्या है? उपक्रम है। तो इसमें लिखा है बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति। तो बुजुर्गों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय नीति की घोषणा जनवरी 1993 में की गई, 1999 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना। फिर बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो वैसे बुजुर्गों के लिए विकास नीति और कार्यक्रम तैयार करने के बारे में सरकार को सलाह और सहायता देने के लिए वर्ष 1999 में बुजुर्गों के लिए क्या है? राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। तो यह वृद्ध व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति लागू करने और वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष पहल के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। अब बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय परिषद है उसका 2012 में क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया, और इसे नया नाम क्या? वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय परिषद क्या दिया गया। फिर लिखा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं। तो वर्ष 1978 में स्थापित अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 को लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय क्या बन गया, ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। पहले संविधान राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई। अधिनियम की धारा 3 की सब क्लॉज क्या है? 2 के तहत प्रावधान है कि अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय वक्फ परिषद। तो वक्फ बोर्ड के कामकाज के संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ की समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दे के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना वक्फ कानून 1954 की जो धारा 8A के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया, ठीक है। अब वक्फ कानून 1995 की धारा 9 की उपधारा 1 के रूप में पढ़ें, ठीक है। अब लिखा है वर्तमान परिषद का जो वर्ष 2005 में क्या है? पुनर्गठन किया गया। केंद्रीय वक्फ परिषद शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास और शिक्षा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से समाज के विकास में भी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आगे है आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो वैसे यहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, और इसकी शुरुआत 2015 में हुई ताकि घटते हुए लिंग अनुपात पर अंकुश लगाया जा सके और महिलाओं को अधिकार न दिए जाने संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो सरकार ने पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृ लाभ कार्यक्रम के क्रियान्वयन की देश भर में घोषणा की। तो इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रखा गया, और PMMBYJ एक केंद्र प्रायोजित योजना है, और इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता जारी की जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों का जो अनुपात रहेगा गाइस वो 60:40 में बांटा जाएगा। और पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय राज्यों की बात करें तो वो कितना होगा? 90:10 है, जबकि विधानमंडल के बिना जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें क्या है? 100% केंद्र का हिस्सा रहेगा, ठीक है। अब इस योजना में कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उनके बैंक या डाकघर पर क्या DBT मोड में क्या PW और LM खाते में सीधे 5,000 रुपये की नगद राशि डाल दी जाएगी। अब बात करेंगे पोषण अभियान की। तो दिसंबर 2017 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में कुपोषण की समस्या को संबंधित
संबोधित करने हेतु इस अभियान की शुरुआत की। तो इसका उद्देश्य क्या है? परिणाममुखी दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्र के छोटे बच्चे, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया के चरणबद्ध तरीके को कम करना है। ठीक है, अब है इसमें लिखा है पोषण अभियान तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत की गई। और इस रणनीति का जो उद्देश्य है वो क्या है? 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। फिर आगे है वन स्टॉप सेंटर। तो महिला की सहायता के लिए एक नई पहल करते हुए वन स्टॉप सेंटर की कल्पना की गई। ये जो है अप्रैल 2015 में इसे देश भर में स्थापित किया गया। एक महिला जिसने हिंसा का सामना किया हो उसे चिकित्सा, पुलिस, कानूनी, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सहायता इस केंद्र में मिल सकती है। फिर लिखा है OSC, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? सखी है। इसे अन्य मौजूदा 181 हेल्पलाइन से जोड़ा जाएगा। पहले केंद्र का उद्घाटन जो है आपका रायपुर, छत्तीसगढ़ में 2015 में किया गया। अब 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 138 केंद्र काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण। तो लिखा है गाइस, ये जो योजना है वो 2015 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सिंगल यूनिफॉर्म नंबर यानी कि 181 के जरिए देश भर में महिला संबंधी सरकारी कार्यक्रमों के बारे में सूचना और नाम लेने के जरिए आपात स्थिति और गैर आपात स्थिति में 24 घंटे सेवा प्रदान करना। ठीक है, यहाँ लिखा है उपयुक्त प्राधिकार जैसे पुलिस, वन स्टॉप सेंटर और क्या है अस्पताल से जोड़कर। ठीक है, यहाँ लिखा है आपका एसिड हमले की दिव्यांगता के रूप में शामिल करना। तो हाल ही में बनाए गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून 2016 में एसिड हमले को दिव्यांगता के रूप में क्या है शामिल किया गया। तो गाइस आगे लिखा है जो एसिड हमले की शिकार व्यक्ति अब दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ ले सकते हैं। अब लिखा है मातृत्व अवकाश की अवधि में विस्तार। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस पर विचार किया और कानून में उचित संशोधन किया। इस प्रकार मातृत्व लाभ कानून 1961 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश वर्तमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया गाइस? ये हो गया 26 सप्ताह। यानी कि अगर हम देखें तो 5 से 6 माह तक। ठीक है, दूसरा शिशु को गोद लेने वाली और सैरोगेट माँ के लिए जो मातृत्व लाभ में भी क्या करी गई है? बढ़ोतरी करी गई है। और कार्यालय, फैक्ट्री परिसर में क्या है? क्रैच की सुविधा स्थापित करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कानून अब मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 कहलाता है, संशोधन अधिनियम है गाइस ये। फिर लिखा है राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का मसौदा अंतिम रूप से लेने की व्यवस्था में है। ठीक है, इस नीति में 15 वर्ष के बाद संशोधन किया गया और उम्मीद है कि ये अगले 15 से 20 वर्ष महिलाओं के मुद्दे पर कार्य करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगी। ये नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, निर्णय लेने, हिंसा, एक उदार माहौल तैयार करने आदि जैसी विस्तृत मुद्दों को शामिल करेगी। फिर लिखा है बच्चों से जुड़े मुद्दे, लापता, तस्करी किए गए, फिर भागे हुए बच्चों के लिए उठाए गए कदम। तो बच्चों के संरक्षण के लिए नागरिकों की भागीदारी के लिए एक नया नागरिक पोर्टल खोया पाया जून 2015 में शुरू किया। तो इस पोर्टल में लापता और देखे गए बच्चों के बारे में सूचना डाली जा सकती है। ये पोर्टल 2 डेटाबेस लापता और देखे गए बच्चों के मिलान की सुविधा प्रदान करता है। फिर आगे है आपका किशोर न्याय। तो यहाँ लिखा है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण मॉडल नियम 2016 जे मॉडल नियम 2016 को अधिसूचित किया गया। अतः किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण नियम 2007 को रद्द कर दिया गया। फिर लिखा है जे मॉडल नियम 2016 में किशोर न्याय प्रणाली बच्चों की प्रगति की समीक्षा करने और उसे पर्याप्त पुनर्वास और वापसी की सेवा देने के लिए विभिन्न नई विधियों को शामिल किया गया है। कई आगे लिखा है कि विस्तृत दत्तक ग्रहण सुधार। सरकार ने किशोर न्याय कानून 2015 को अधिसूचित कर दिया। ठीक है, और कानून का अध्याय क्या आपका 8 अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने और साथ ही रिश्तेदार द्वारा गोद लेने की व्यवस्था करता है।
इस कानून में बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की गई है। तो इसके अनुसार रिश्तेदारों के गोद लेने सहित सभी दत्तक ग्रहण की जानकारी देश में देनी पड़ेगी। तो साथ ही कानून के अंतर्गत सभी दत्तक ग्रहण केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का पुनर्गठन कर इसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कानूनी दत्तक ग्रहण कारा और कैरिंग्स के जरिए ही होता है। भारत में कभी भी बच्चों को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कि कारा में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और दिशा निर्देश प्रणाली कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया अपनाने के लिए कारा का एकमात्र सरकारी पोर्टल है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण कानून 2015 की धारा 80 और 81 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति और एजेंसी जो गैर कानूनी तरीके से गोद लेने का कार्य में शामिल है उसे दंडित किया जाएगा। अब आगे आता है आंगनबाड़ी सेवा। तो समन्वित बाल विकास सेवा योजना, जिसे अब आंगनबाड़ी सेवा योजना के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत 1975 में हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है गाइस? 0 से मतलब 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के पोषण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक विकास की आधारशिला रखना, मृत्यु दर, अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की घटनाओं को कम करना और बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति का प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन और माँ की क्षमता बढ़ाना ताकि वह उपयुक्त पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान दे सके। तो इस योजना के लाभार्थियों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। तो गाइस लिखा है किशोर लड़कियों के लिए योजना। तो किशोर लड़कियों के लिए योजना वर्ष 2010-11 में शुरू की गई और ये देश भर के 205 चुने हुए जिलों में काम कर रही है। तो इसका उद्देश्य प्रारंभिक आधार पर 11 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों का क्या है आपका चौतरफा विकास करना है। तो ये योजना राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए लागू की जा रही है, जिसका व्यय केंद्र और राज्य के बीच 50-50 के अनुपात में पोषण के लिए और शेष घटकों के लिए आपके 60 और 40 के अनुपात में है। तो इसमें लिखा 8 पूर्वोत्तर राज्य यानी कि आपका कौन से है? हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। और विशेष श्रेणी वाले 3 यानी कि हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के लिए केंद्रीय राज्य की जो हिस्सेदारी गई वो 90:10 के अनुपात में है। तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 राष्ट्रीय बाल नीति की अभिन्न अंग के रूप में शामिल सिद्धांतों पर आधारित। तो कार्य योजना के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: जीवित रहना, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, विकास और संरक्षण और भागीदारी। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इस मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एंड फॉर ऑल। मतलब गाइस ये सिर्फ और सिर्फ UPPCS के लिए नहीं है, बिहार PCS में इसमें आता है, उत्तराखंड PCS भी आएगा, सारे हैं गाइस इसमें। चलिए तो अब ये जो है हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट गाइस। तो एक बार हम देख लेते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है। वो है आपका चैप्टर नंबर 28 जो कि है आपका युवा मामले और खेल। तो गाइस छोटा सा ये भी चैप्टर है और छोटा सा ये भी चैप्टर है, 2 दिन का और कहानी है और ये हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर इस वीडियो को हम करते हैं स्टॉप यहीं पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लस एक चीज़ और है दोस्तों, ये वाली बुक भी हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल ये बुक स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी UPPCS बिहार PCS के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप देख सकते हैं सितंबर 2020 से लेकर 2021 तक आप जाएंगे, 1 साल का पूरा ये करंट अफेयर का हिसाब किताब है। अच्छी बुक है ये, अगर आप पढ़ना चाहें तो क्या है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। आप मेरे चैनल का नाम तो जानते ही हैं। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टॉप, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।